एग्जाम, परीक्षा या इम्तिहान, ये हमारे जीवन के वो शब्द हैं अभ्यर्थियों जो हर एक व्यक्ति को डराते हैं। मतलब ये केवल आपको नहीं डराते अपितु हर उस व्यक्ति को जिसे कह दिया जाए कि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा इम्तिहान है या तुम्हारी परीक्षा है। वो कहीं न कहीं इन शब्दों को ज़रूर दोहरा रहा होगा अथवा उसके मन में ये सारे प्रश्न जो है दौड़ खा रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या मैं फेल हो जाऊँगा अथवा हो जाऊँगी? उसी के साथ-साथ क्या थोड़ा-सा और समय दिया जा सकता है? उसी के साथ-साथ यदि मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? इसी के साथ मैंने जितना याद करा है, वो मैं भूल क्यों रही हूँ अथवा भूल क्यों रहा हूँ? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आपके ज़हन में भी आ रहे होंगे। तो चलिए इन सारे प्रश्नों के वन बाय वन जो है मैं आंसर दूँगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रश्न हैं जो मुझे भेजे गए थे अथवा जो मेरे पास आए थे और इस आधार पर इन सारे प्रश्नों का एक कॉमन प्रोराटा बनाते हुए मैंने कुछ आपके लिए जो है जवाब रखे हैं। उन जवाबों को आपको ध्यान से सुनना है जिसके आप कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन गेन करें, वो अपने माइंड को थोड़ा-सा कूल करें, जिसके आधार पर आप अपने एग्ज़ाम में थोड़ा-सा और बेहतर करके आएँगे। तो तैयारी तो बहुत है, उसी के साथ-साथ अब जो है हमें अपना दमखम दिखाना है। तो चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की जिसका नाम है एग्ज़ाम का भय और आपके प्रश्न। नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ उन सारे प्रश्नों के जवाब लेकर जो आपने मुझे भेजे हैं। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। एक बार जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ अन्य बातों से अवगत करा देता हूं कि क्या रहेगी रूपरेखा संपूर्ण आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले आपको कोई पेन पेपर नहीं लेना है, अन्यथा आप जानते हैं कि मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ पेन पेपर लेके बैठ जाओ। आपको कोई पेन पेपर नहीं लेना है आज की इस क्लास में। आपको ना तो बहुत लेंदी सेशन है कि आपको कम से कम 1 घंटे बिताने हैं, वो भी नहीं है। कम समय में बेहतर आउटपुट के साथ मैं इस सेशन को एंड करूँगा, जिससे आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करें और ये जो मन में प्रश्न दौड़ खा रहे हैं, मन में जो चिंताएँ चल रही हैं, मन में जो भय पनपा है, इस भय को करा जाएगा कम, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर आंसर करके आएँगे। तो चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। हाँ, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, 3 ईयर के मेरे प्यारे बच्चे जुड़ गए हैं, उसी के साथ-साथ 1 ईयर के मेरे प्यारे अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। ओल्ड बैच के साथ-साथ उसी के साथ मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि जो भी इस सेशन को सुनने जा रहा है, उस सेशन को थोड़ा एंड तक सुनना, क्योंकि आप जब इस सेशन को एंड तक सुनोगे, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है? बिल्कुल, जुड़ गए हैं सभी लोग? जी, सभी को नमस्कार, सभी को राधे-राधे, सभी को गुड इवनिंग और सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एग्ज़ाम का भय और आपके प्रश्न सब भूल क्यों रहा है? ऐसा एक प्रश्न मन में हो रहा होगा। उसी के साथ-साथ आपकी वर्षों की मेहनत होती है, कई अभ्यर्थी जो है 3-3 4-4 साल से लगे रहते हैं और उसके साथ अपनी इस तैयारी को अंजाम देने की वो कोशिश करते हैं। पेपर खराब हुआ तो क्या शादी होगी अथवा मज़दूरी करने जाना पड़ेगा? ऐसे भी प्रश्न आपके मन में जो है पनप रहे होंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। बिल्कुल, सभी सेशन को लाइक कर दो, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो और ध्यानपूर्वक अब संपूर्ण बातों को सुनना। हुआ ये था कि ये एक शब्द है हाइस्ट्रेशन के नाम से, जो कि बड़ा प्रचलित शब्द होता है, जिसके आधार पर ये बात होती है कि हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, तनाव हर एक व्यक्ति को होता है, चिंताएँ सब व्यक्ति के मन में पलती हैं। तो क्या ये जो तनाव, ये चिंताएँ, ये प्रश्न केवल आपके हैं? तो मैं कहूँगा जी नहीं, केवल आपके नहीं हैं, ये हर उस व्यक्ति के हैं जिसको मैं आज बोल दूँ कि तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, समझ गए बात को? सबकी धुक-धुकी बढ़ जाती है। तो चलिए जुड़ जाइए। सबसे पहला मैं आपको प्रोराटा बता दे रहा हूँ कि हुआ क्या था। बीते कुछ दिनों पहले मैंने कुछ बच्चों को या अपने जो समस्त जो बच्चे हैं ग्रुप के, उनको मैंने कुछ प्रश्न भेजे थे या जो सॉरी आपको जो है पूरा एक फॉर्मेट भेजा था। उस फॉर्मेट में मैंने ये पूछा था कि आप मुझे उन प्रश्नों के जवाब भेजिए जो आपको सुनना चाहते हैं या जिन प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए। तो उसी के बेसिस पे इन संपूर्ण अभ्यर्थियों ने मेरे पास प्रश्न भेजे, जिनमें से कुछ प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दिए हैं। कुछ प्रश्न जो कॉमन थे तो उनका मैंने एक कॉमन फ्रेम बना दिया है, क्योंकि फिर स्लाइड्स लंबी होती हैं और मैं नहीं चाहता ये सेशन बहुत लंबा हो, क्योंकि आप कम समय में कुछ अच्छा सुने, इसके लिए मैंने संपूर्ण सेशन को डिसाइड करा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। सब लोग जुड़ गए हैं? हाँ बच्चों, सबको जोड़ लो, लिंक को शेयर कर दो, अपने मित्रों को बुला लो और ध्यानपूर्वक सुनो। फिर कुछ नहीं करना है और जो नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद सुन लेगा, तब उसे समझ में आ जाएगा कि शायद इस सेशन को सुन के जरूर जाना था एग्जाम देने।
सबसे पहला प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। हमारी प्यारी अभ्यर्थी कर्णिका गहरवाल जो है नर्मदापुरम से हैं और इन्होंने एक प्रश्न भेजा था। सबसे पहला वो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न को पढ़िए, जवाब को पढ़िए, कंक्लूजन पे आते हैं फिर थोड़ी देर से। सबसे पहला प्रश्न है कि उन्होंने बोला बोला कि सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट। जो भी अभ्यर्थी देने जा रहे हैं उनको इस प्रश्न को और ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा। तो कहीं न कहीं टेंशन ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल सही बात है। जो पहली बार पड़ाव में जाता है या युद्ध के मैदान में जाता है, उसे चिंता तो होगी, ये बात भी बिल्कुल है कि क्या करना है, कैसे करेंगे? ये सारे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे आपको। उसी के साथ एग्ज़ाम के टाइम मन को शांत रखकर जो है उत्तर का सही चयन जो है कैसे करें, ये प्रश्न वो पूछ रही है। अब इसी के साथ जो है मैंने उनको बोला कि देखिए क्या हो रहा है कि 1-2 प्रश्न और आए उनके वन बाय वन, तो मैंने उनमें से एक का जवाब उनको तुरंत दे दिया। मैंने ये कहा कि आप कोशिश करें कि आप खुद को शांत रखें। अब बोलोगे सर शांत कैसे रखें, वही तो है। मैं थोड़ी देर से उसके भी जवाब आपको एक-एक करके सब दे रहा हूँ। समझे बात को? शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि आप उन अन्यथा बातों पर बिल्कुल फ़ोकस ना करें जो आपके दिमाग में चल रही हैं। अन्यथा बातें क्या हो सकती हैं? आपको लग रहा होगा कि यार मैंने याद नहीं करा, यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, यार मैं भूल रहा हूँ। ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सही कह रहा हूँ। इनके सभी के प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक-एक करके सारे प्रश्नों को डिज़ाइन करा है। पहले कर्णिका के जो है प्रश्नों के जवाब देख लेते हैं। तो कर्णिका को मैंने ये बोला कि कर्णिका आप जो है ना थोड़ा-सा इस बात को समझें कि आपने जो तैयारी करी है वही अब आपके काम में आने वाली है। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में जब भी बैठोगी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके मन में एक आंसर आएगा। वो आंसर ऑटोमैटिकली आता है, इस बात को याद रखना। समझ गए बात को? बोलते हैं आपका अंतःमन जो है, अंतर्मन जो है, वो अपने आप उस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करता है और वो फट से रैंडमली क्लिक कर जाता है आपके दिमाग में। बच्चे उस अंतर्मन को अस्वीकार करते हैं सबसे पहले। वो बोलते हैं नहीं एक और चेक करें, एक और चेक करें। आपके मन में जो सबसे पहला आंसर आ रहा होगा, पहला ये कहता है या अनुभव ये कहता है कि वही सही है। इसलिए मैंने उसको लिख के भेजा कि सबसे पहला जो क्लिक होगा उसको टिक करना, पहली कोशिश ये रहेगी अपनी। ये बात हो गई। तो वापस जो है कर्णिका का फिर से आया लेकिन सर हमेशा ये चंचल मन जो है भटक जाता है और टेस्ट में आंसर गलत हो जाते हैं। उसी के साथ लेकिन एग्ज़ाम में इस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा सर। तो मैंने कहा ठीक है, अब तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ आपको जो है बता दे रहा हूँ, उसको सुन के जाओ। तो देखिए उसके नीचे मैंने अपने जो है कमेंट लिखे हैं कि उसको समझाओ, उसको मतलब कर्णिका को बोल रहा हूँ मैं कि उसको समझाओ कि तेरी इस नादानी के कारण मतलब ए मन तेरी इस नादानी के कारण भविष्य में मुझे किचन में बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है, बहुत सारे लोगों के बर्तन धोने हैं। बड़ी जगह घूम नहीं पाना है तेरे कारण मुझे क्योंकि तू ऐसा करवा रहा है। तू चाहता तो मेरा साथ देता तो शायद मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँ या पास हो जाऊँ। तो मैं अपने हिसाब से रानी बन जाऊँ। समझे बात को? उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग नहीं होगी और वही जो एक जीवन होता है एक हाउसवाइफ का, वही आपको जीवन जीना पड़ेगा। तो आई होप इसके बाद जो है कर्णिका का रिप्लाई मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि कर्णिका समझ गई, बोले सर सब कुछ समझ में आ गया। तो इसी आधार पर एक-एक प्रश्न के सारों के जवाब मिलते चलेंगे। तो एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया, फटाफट कमेंट करें समझ में आया कि नहीं आया फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अक्सर बच्चों ये होता है हमारे जीवन में कि ये जो पीएससी की पटरी है ना, इस पर बड़ी मुश्किल से या बमुश्किल तो आप चढ़ पाते हो, इस बात को समझो। और यदि आप चढ़ गए, चढ़ने के बाद इससे यदि एक बार भी आप बेपटरी हुए तो दूसरी बार इस पर जल्दी नहीं चढ़ पाते। जो सक्सेस रेट देखा जाता है, वो ये देखा जाता है कि यदि 100 बच्चे बेपटरी हुए तो उनमें से 20% बच्चे ही हैं जो वापस पीएससी की तैयारी में फिर से अच्छे आज से उतरे और वो पास हुए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ तैयारी एक बार होती है, अच्छे से होती है, अच्छे से करना पड़ता है यदि पास होना होता है। समझे बात को? तो इसीलिए इन सारे प्रश्नों को सुन के जाओ, तुम्हें भी एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तुम्हें भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ, सभी जुड़ गए हैं? बिल्कुल। बहुत ध्यान से सुनते चलना, पेन पेपर लेके आना मैंने आपको पहले ही बोला है, आज वो पेन पेपर लेकर नहीं आना है, आपको सिर्फ़ सुनना है सेशन को, कुछ नहीं करना। 10-15 मिनट का सेशन है, पर सारे प्रश्नों के जवाब हैं, कोई लेंथी क्लास नहीं रखता हूँ मैं, हमेशा आपके लिए कोशिश करता हूँ कि बेस्ट अच्छे से कुछ दे सकूँ, ठीक है? तो ये प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में जो खलल मचा रहे हैं, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न के लिए तैयार हो तो जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक, चलो आ गए कमेंट्स। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। फटाफट इस प्रश्न को आइए पढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है
कि बच्चों का प्रश्न कुछ आया कि सर इतने कम समय में क्या पढ़ूं जिससे ज्यादा नंबर आ जाए। ये प्रश्न है साधना का। प्यारे अभ्यर्थियों, साधना खुद एक नर्स है और अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज के दौरान भी ये जितना समय, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्स का जो टाइम मतलब इनका जो शेड्यूल होता है इन लोगों का भी वो अच्छा खासा बिल्कुल टाइट होता है। एक प्राइवेट जॉब के जैसे ही ये पूरी जॉब होती है। बट ये बात है कि हाँ, एश्योर जॉब है, कोई दिक्कत नहीं आती, सैलरी की दिक्कत नहीं होती और अन्य सारी समस्याएं नहीं होती। बाकी अदरवाइज यदि काम वाइज या टाइम वाइज चेक करोगे तो ये भी एक बड़ी टफ जॉब है। कोरोना पीरियड में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ की नर्सेस डॉक्टर्स ने अच्छा खासे प्रयास करे। पर अब बात आते हैं कि साधना के प्रश्न पे कि इतने कम समय में, क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑलरेडी उनको कम समय मिल रहा था और कम समय में तैयारी करना एक चैलेंजिंग बात होती है बच्चों, क्योंकि आप जब 12-14 घंटे काम करके चले आते हैं, थक जाते हैं और थकने के बाद आपके अंदर ये रहता है कि अब पढ़ाई कैसे करी जाए। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इनको ये बोला था साधना को कि इतने कम समय, समय देखिए कम कभी नहीं होता है, समय जितना भी मिले उस समय का सदुपयोग करना जो है अहम माना जाता है। आपको बहुत समय मिला, मुझसे पूछिए, आपको वाकई में बहुत समय मिला, पर जब समय मिला तब आपने समय की कदर नहीं करी थी। अब बच रहा है कि सर कम समय है, तो कम समय में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट जो हैं उनको चयन करा जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एमपी, चूँकि आपको ही पता है कि लगभग 35 से 40 प्रश्नों का वेटेज मिलेगा आपको, तो एमपी आपका खतरनाक होना चाहिए बच्चों। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने आपको बोल रखा है कि कॉम्बो बैच में मैंने आपने जो है ओरिजिनल नोट्स उपलब्ध करवा रखे थे बच्चों को। तो मैं यही कहूँगा कि एमपी पढ़िए। एमपी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी एक ईज़ी सब्जेक्ट होता है, जिस पर जल्दी कमांड करी जा सकती है। या आपने 1 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, तो आप उसको रिवाइज़ करेंगे, आप जल्दी कवर अप कर लेंगे। तीसरा, आप किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो तीसरा सब्जेक्ट आप मोस्टली उसको रखिए जो आपको बहुत फ़ेवरेट लगता है। एमपी, पॉलिटी, उसके बाद में आपका फेवरेट सब्जेक्ट। यूनिट 6 को मैं इसलिए प्रेफ़रेंस देता हूँ क्योंकि कम समय में मैंने आपको पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करता हूँ मैं उसको, और 1-2 मैराथन में ही मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। तो चौथा, यदि आपका मन कर रहा है तो यूनिट 6 को ले लो, नहीं तो आपको आईसीटी यदि ईज़ी लगता है, क्योंकि वो भी बहुत ईज़ी है। इस बात को याद रखना, कम समय में उसमें भी अच्छे खासे नंबर प्राप्त करे जा सकते हैं, तो वो हो गया। या इसी की जगह आप करंट अफ़ेयर्स ले लीजिए। तो 35, उसी के बाद आप मान लीजिए 45, उसी के बाद 55 और ये हो गए आपके 65 मोटे तौर पे। लगभग 65 प्रश्न पर आप जो है अपने आप को सिक्योर करना शुरू कर देंगे, इस बात को समझना। अब बात आती है कि थोड़ा अदर सब्जेक्ट, तो देखिए 2-3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही सकते हैं मेरे हिसाब से। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लद्दड़ हैं, और लद्दड़ हैं तो पीएससी मत करिए। समझ गए बात को? बिल्कुल बुद्धि नहीं चलती है तो समय और पैसा दोनों नहीं खराब करा जा सकता। ये नहीं सोचना कि सर ऐसा बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक सेंस तो होना चाहिए। मतलब पढ़ने-लिखने की क्षमता, बिल्कुल याद ही नहीं होता जिसको वो कहेगा मैं तो पढ़ने आया हूँ, मैं कर लूँगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। समय पैसा खराब होता है, इसको बचाना है। तो ये आपके लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद 2 सब्जेक्ट कोई भी उठाइए जो आपको मन कर रहा है। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि प्रश्न पूछ लो कहीं से इनसे, गलत नहीं करेंगे। वो वाला तरीका होना चाहिए। तो कम समय में आप अच्छा करके आ सकते हैं। अब इनमें जैसी-जैसी कैटेगरी है, वैसी-वैसी आपको मेहनत करनी है। पॉइंट समझ गए बात को? तो आई होप आपको जो है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आता है फिर से आपके समक्ष, वो ये है कि पोस्ट बहुत कम है, तो क्या मुझे सीरियस होकर पेपर देना चाहिए? इतनी बड़ी आप लोगों ने इतने बड़े लेवल पे जो मध्य प्रदेश में पहली बार, या मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक अच्छा खासा आंदोलन दिखा। ये आंदोलन का आधार ही ये था कि पोस्ट कम से कम इतनी आए जिसमें बच्चे लड़ाई कर सकें, जिसमें बच्चे तैयारी कर सकें, जिसमें कॉम्पिटिटर जो है एक दूसरे को कम्पीट कर सकें। पर बात ये भी आई कि सर ये कम पोस्ट आई, अब क्या करें? जैसे इसी का आप मेरी एक, मैंने अभी एक एंथम बनाया था, ये हमारे शॉर्ट्स में पड़ा होगा, उसको चेक करना। एक बच्चे का बड़ा लेंथी कमेंट उस पे पड़ा हुआ है। बच्चे का मुझे एग्ज़ैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं उसको भी लगा देता स्क्रीन पे। उस बच्चे ने ये कहा कि सर अब पीएससी पर एंथम कौन बनाता है? उसके बाद पोस्टें इतनी ही कम हैं कि क्या ही तैयारी करें? तब मैंने उसको बोला है, कमेंट जाके पढ़िए, अभी भी वो कमेंट पड़ा हुआ है कि आप यदि पहले से ही नेगेटिव हैं, आप कुछ नहीं कर पाएँगे जीवन में। ये बात सत्य है और ये कड़वा सत्य है। मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ कि इतनी कम पोस्ट में कॉम्पिटिशन करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। पर ये सोचो कि धोखे से सरकार ने यदि पोस्टें बढ़ा दी,
तो तुम तो धरे के धरे रह जाओगे ना। तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों मैंने ऐसी गलती कर दी, क्यों मैंने कुल्हाड़ी पे जाके पाँव रखा। तो उससे बचने के लिए आपको पेपर अच्छे से देना है, सीरियस होके देना है। ये आपकी किस्मत का हिस्सा है। पीएससी मैंने हमेशा बोला है बच्चों कि 90% मेहनत, 10% जो है आपका लक काम करता है। आपका लक काम करेगा, यकीनन पोस्टें बढ़ जाएँगी और यकीनन आप उस साल पास भी होंगे। तब आप किसको, यदि मान के चलो आपने सीरियस होके पेपर नहीं दिया, तो किसे ब्लेम करोगे? खुद को ही कर पाओगे ना, दूसरे को तो नहीं कर पाओगे। भाई मुझसे पूछोगे तो मैंने उस बच्चे को लिख के भेजा है कि देखिए आपका कर्म है, काम करना है, कर्म करना है, बिल्कुल करिए। मैं कहता हूँ दूसरी फील्ड में चले जाओ, दूसरी फील्ड में भी इससे ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन है। आज के ज़माने में कोई सी फील्ड नहीं है बच्चों, एक प्राइवेट जॉब के लिए भी कॉम्पिटिशन है, तो क्यों ना इस फील्ड का कॉम्पिटिशन झेला जाए? क्योंकि यहाँ पर झेला गया है कॉम्पिटिशन गंगा नहाने जैसा है। आपके सारे पाप धुल जाएँगे, आपकी सारी आर्थिक समस्याएँ धुल जाएँगी, आपकी सारी चिंताएँ लगभग समाप्त हो जाएँगी। अब ये बात अलग है कि तुमने सपने पाल रखे हैं कि मैं चाँद पे जाऊँगा, तो वो समस्याएँ यहाँ पर एंड नहीं होंगी। समझ गए बात को? तो इस आधार पर आई होप तपस्या को भी उनके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि पोस्ट कम है तो तैयारी सीरियस ही करनी होगी। क्लियर है? चलो, बिल्कुल। होप जो है आप सेशन को एन्जॉय कर रहे होंगे, तो जो बीच में जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर कर दें, बाद में देख रहे हैं तो भी अपने कमेंट ज़रूर भेजें कि कैसा लगा आपको सेशन। थर्ड वन की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि जो है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का जो है हमारे प्रदर्शन पर, या जो हमारा जो कहीं न कहीं जो हमारा होने वाला है, परिणाम होने वाला है, उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? एक बड़ा छोटा-सा, बड़ा सटीक जवाब है बच्चों इसका, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपका मन, आपका माइंडसेट ही सब कुछ है इस पूरे एग्ज़ाम में। पीएससी का पहला लेटर ही मैं क्लास में ऑफलाइन जितने बच्चे पढ़ते हैं उनसे कभी पूछना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला लेटर ही पी से शुरू होता है जिसका अर्थ होगा पेशेंस। सबसे पहले धैर्य धारण करिए। धैर्य धारण करने के साथ जो है आप इस बात को समझिए कि आप जितना बेहतर सोचेंगे, एक बड़ी अच्छी बुकें हैं जिनको आप पढ़ते हैं, उनको कभी पढ़िए, आपके अवचेतन मन की शक्ति की बात होती है। द सीक्रेट जैसी बुकें हैं उनको पढ़ने की बात होती है। इसमें क्या बात कही गई है? एक द सीक्रेट की छोटी सी स्टोरी, एक नरेटिव सुना रहा हूँ, फटाफट सुन लो। होता यह है कि एक व्यक्ति है जो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। वेंटिलेटर पे पड़ा होने का अर्थ समझते हो? लगभग अब इसका समय आ चुका है, भगवान और इसके बीच में कुछ क्षणों की दूरी बाकी है जो वेंटिलेटर पे होता है। डॉक्टर सारे आके मना कर जा रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो बचेगा ही, कोई चांसेस ही नहीं, इसको घर ले जाओ। घर वालों ने जो समझा हो, आनन-फानन में समझा हो, वो सुन रहा है, जो मरीज बेड पे लेटा है, वो सुन रहा है कि नहीं यार, ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। जितने डॉक्टर आए सब ने मना कर दिया, बोले नहीं, इनके बचने के कोई चांसेस नहीं, घर ले जाइए। उसको सुन के बुरा लग रहा है, पर वो अपने मन में, ध्यान से सुनना, वो मन में कुछ सोच रहा है। किस्मत से घर वाले उसको नहीं लेके गए। अब 8 महीने बाद, 8 महीने वेंटिलेटर पे रखना, एक दिन भी वेंटिलेटर पे रखोगे कम से कम 20 से 30 हज़ार का खर्चा आता है। 20 से 30 बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो 8 महीने समझ जाओ, पूरा सूपड़ा साफ होने वाला है। 8 महीने बाद वो उठ के दौड़ के भाग गया वेंटिलेटर से। उठकर, दौड़कर वेंटिलेटर से कूद के भागा है सीधे बाहर हॉस्पिटल के। सब अचंभित हैं, सब चौकन्ने, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? जब उसको बुलाकर पूछा गया फाइनली, तब उसने ये बताया कि जब ये डॉक्टर मुझे कहते थे ना कि ये कभी नहीं उठ पाएगा, तब मैं मन में जिल एक बार एक ही बात सोच रहा था कि जिस दिन भी यहाँ से उठूँगा दौड़ के भागूँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मानसिक स्वास्थ्य जितना बेहतर होगा आपका, ये इसको नहीं हारने देना है बच्चों। जो इसको हारने देगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो कोशिश ये करिए कि हम अपने मन को बेहतर रख सकें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएँ, अच्छे लोगों के साथ उठे-बैठें, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब उन लोगों के साथ जो है आपकी संगत होनी चाहिए जो आपसे बड़े हैं, अच्छे उच्च विचारों वाले। साधुओं की संगत की जो है सलाह दी जाती है। आई होप समीक्षा और सुनील के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जवाब उन दोनों को मिल गया होगा। तो आई होप उनके प्रश्न के जवाब भी अब यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जैसे-जैसे आगे याद करते जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पिछला भूलते जा रहा है। ये तो सबके मन का प्रश्न है, हालाँकि कैलाश, प्रिया और राहुल के द्वारा पूछा गया। हर वो व्यक्ति जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, चाहे मैं तो कह रहा हूँ ये बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे।
कि जैसे जैसे आगे याद करते जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ये आपको भी लग रहा होगा। तो सबसे पहले इस परीक्षा की प्रकृति को समझते हैं। किसको समझते हैं? इस परीक्षा की प्रकृति को समझते हैं। ये जो पीएससी की परीक्षा है, ये जो एग्जाम आप दे रहे हैं बच्चों, ये फैक्चुअल है। ये कैसा है? फैक्चुअल है। फैक्ट्स याद हुए तो आप आगे बढ़ेंगे, फैक्ट्स याद नहीं है तो आप पीछे रहने वाले हैं, बात पक्की है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ये भूलती हैं। ये फैक्चुअल चीजें क्या होती हैं? ये भूलती हैं। आपसे नहीं, ये सबसे भूलेंगी। सबसे मतलब सबसे, किसी को भी खड़ा कर दो। दूसरों को क्यों बन रही है? क्योंकि उसने एक जो उसका रिवीजन है उसको शेड्यूल करके रखा। वो बार बार पढ़ने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है आपने एक बार पढ़ा, उसके बाद 6 से 7 महीने बाद आप पढ़ने जाते हैं, तो आपको याद कैसे रहेगा? आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रिवीजन इज मस्ट। आपको एनी हाउ रिविजन करना पड़ेगा। तो जो यदि आपने पहले रिवाइज कर रखा है उसको एन मोमेंट पे पढ़ने आओगे वो याद होगा। पर तुम ये सोचो कि अभी पढ़ा है कल एग्जाम में जाके दे आऊं, ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है। तो इसलिए आप जो भूल रहे हैं वो बिल्कुल एक कॉमन फिनोमेना है। केवल आपके मन में नहीं पल रहा है, सब भूलेंगे। आप जैसे भूलेंगे वैसे दूसरे भी भूलेंगे। बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन। पर इस सिचुएशन से आगे डील वो करने वाला है, आगे वो बढ़ने वाला है जिसने अच्छे से पहले तैयारी करी है, सारे फैक्ट्स को याद करे हैं और दूसरा से तीसरा रिवीजन उसका चल रहा है, वो आगे बढ़ेगा इस पे। सही कह रहा हूं? समझ पा रहे हैं बातों को? इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जो पढ़ाते चलता हूं, जैसे मैंने हिस्ट्री में आपको लगभग 50 से 70 लेक्चर दे दिए। अभी 50 से 70 लेक्चर को जिसने पहले लेक्चर को रिवाइज करा होगा उसको पहले लेक्चर की चीजें याद होंगी। मैं पूछ लूं तुमसे इलाही संवत की बात कर लूं, मैं तुमसे गुप्त संवत की बात कर लूं, मैं तुमसे पूछ लूं कि इतिहास के जनक कौन है, यदि तुमने उनको अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें याद है, अदरवाइज तुम्हें याद नहीं है। क्योंकि ये सब मैंने पहली यूनिट में बिल्कुल बेसिक से शुरू करा था। धर्म से प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार, अच्छे से याद करके जाना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पिछला आपको भूलेगा, पर वो तब नहीं भूल रहा होगा यदि आपने 2 बार या 1 बार कम से कम पिछली बार में उसको जो है पढ़ा होगा। यदि आज से पढ़ रहे हो तो शायद ही वो आपको नेक्स्ट याद रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया फिर से। अब ये प्रश्न थोड़ा सा जो है और रेलेवेंट है आपके प्री को लेकर, कैसे उसको समझो कि मेंस का सिलेबस बदला, जिसमें अब मैनेजमेंट साइंस इकोनॉमिक्स जैसे विषयों का जो है वेटेज बढ़ता हुआ दिखा। क्योंकि इसके पहले कुछ थोड़ा सा वेटेज कम था इन सब्जेक्ट्स का, जिसमें जैसे मैनेजमेंट तो था ही नहीं आपको। इकोनॉमिक्स बच्चों ने हमेशा हल्कों में ली, या बच्चों के साथ साथ संस्थानों ने इसको हल्के में ली। इवन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर मैं हमेशा सीरियस रहा, हमेशा मैंने बोला, बावजूद उसके लोगों ने उसको नहीं समझा। पर अब लोग समझ रहे हैं, अब हर व्यक्ति इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए तैयार है। उसी के साथ साइंस और इकोनॉमिक्स के जो गठजोड़ बना है, इस बार का जो मेंस हुआ था 24 का, उसमें इसी ने रुकवाया था बच्चों को। समझे बात को? तो आपको ये लग रहा है कि आपको नहीं लगता कि पहले मेंस पढ़ें फिर प्री दें। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि निकिता, पद्मा, क्षमा, अदिति और शिवाजी, इन सारे अभ्यर्थियों ने जो प्रश्न करे उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझिए सबसे पहले कि आपने यदि मेंस नहीं पढ़ा, मतलब आपने 70% सिलेबस समझा ही नहीं पीएससी का, आप प्री निकाल भी लोगे धोखे से, मान लेते हैं धोखे से निकलेगा, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है, क्योंकि आज तक कोई भी अधिकारी धोखे से तो पास नहीं हुआ है। अब वो अलग बात है जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे मन में, ठीक है ना? पर मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर। तो यदि आपने मीन्स नहीं पढ़ा तो आप प्री निकाल भी लेंगे तो आप आगे चलकर धराने वाले हैं, बिल्कुल श्योर है कि आप धराएंगे। और फिर कहेंगे अरे यार प्री निकल गया, अब क्या करते, फिर से प्री दें, फिर से। मौका एक बार देती है जिंदगी, कईयों को तो वो दूसरी बार मौका भी नहीं मिला। तो आपको यदि ये मौका मिला है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। मैं तो कह रहा हूँ कोरोना के बाद जिंदा बचे हो तो ही भाग्यशाली समझ लो अपने आप को। तो मेंस का सिलेबस करना जरूरी है, परंतु यदि अभी नहीं करा है तो ज्यादा लोड मत लो। अभी समय इतना नहीं है कि तुम सोचोगे, अभी काम करो, प्री का पेपर दो। प्री के पेपर देने के 5-6 दिन बाद तुरंत बैठ जाना और फिर तैयारी शुरू कर देना बिना किसी रिजल्ट की वेट करे। समझ गए बात को? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
शॉर्टकट निंजा टेक्निक्स के बारे में सुना है, तो क्या पीएससी एग्जाम में भी ये रियल में होते हैं? तो ये प्रश्न रहता है कई बच्चों के में कि ये पीएससी का कोई शॉर्टकट है क्या? कोई ऐसी तकनीक है जिनसे आप कम शब्दों में कम पढ़ के तुक्का मार के चले आए? जैसे कुछ बोलते हैं ए फिर बी फिर सी फिर डी इनको टिक करके आओ। देखिए, ये चीजें उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, मैं ऐसा मानता हूं कि जिनको जीवन में मेहनत करनी नहीं और शॉर्टकट से हासिल की गई सफलता अंत में जो है दुखदाई ही होगी। शॉर्टकट से हासिल की गई सफलता अंत में दुखदाई होगी। वैसे तो पीएससी में कोई स्कोप नहीं है शॉर्टकट का, क्योंकि आपको कभी कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखा होगा कि जिसने बिल्कुल जो है ऊपर-ऊपर पढ़ लिया और वो पास हो गया। यदि आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको पूरा इन डेप्थ सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ। मैं ऊपर-ऊपर कभी नहीं पढ़ाता। 360 एंड सेलेक्टिव का मीनिंग ये है कि आपको पूरा ज़रूर पढ़ाया जाए और सेलेक्टिव वो अनावश्यक डेटा जो आपके एग्जाम में वर्षों से नहीं आ रहा, उसको हटाया जाता है। और जो डेटा इस साल नहीं आया इसका मतलब अगले साल नहीं, अगले साल उसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि तब वो हो सकता है अगले साल वो आए। तो इस पर जो है मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिन भर करता रहता हूँ। समझ गए बात को? तो इसीलिए पीएससी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई निंजा जैसी टेक्निक नहीं होती है। हाँ, कभी-कभी ये ज़रूर बोला जाता है कि जो ऑप्शन आते हैं, उनमें अमूमन यदि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है, तो वो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन टिक करके ज़रूर आना। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, उपरोक्त सभी वाला टिक कर दो, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। बट ये बात जिस दिन आयोग ने सुन ली, उस दिन वो इस पर छेड़छाड़ ज़रूर कर देगा। फिर सोचते रहना। क्लियर है? तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का जवाब। एक-एक प्रश्नों के सारे जवाब मिलते जाएँगे आपको, रिलैक्स रहना, जो बीच में जुड़े हैं ध्यान से सुनते चलना और सेशन कैसा लग रहा है, बीच में थंब इम्प्रेशन, सड़ा मुँह जो भेजना हो भेजते जाना, बाद में भी देख रहे हो तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एग्ज़ाम के दिन किन गलतियों से बचें? पेपर देने जा रहे हैं, बैठे हैं, इन सब के दौरान जो है जैसे मधुर, चंद्रजीत, अभिषेक, सौरभ जैसे सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न आए कि सर एग्ज़ाम देते तो सभी हैं, तो क्या गलतियाँ होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? देखिए, एग्ज़ाम देना अपने आप को बड़ा धैर्यपूर्ण तरीके से रखने का कार्य है। वो व्यक्ति जो धैर्यवान है, वो व्यक्ति जो सहनशील है, वो व्यक्ति जो भविष्य में कुछ करना चाहता है, वो एग्ज़ाम में पास होता है। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम घर से लेकर आपके एग्ज़ाम हॉल तक और उस समय तक जिस जंग में आप बैठे हैं, उस जंग में अपने आप को पेशेंस रखने तक का ये पूरा टाइम कैलकुलेट होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या एग्ज़ाम के दिन आप बहुत कॉमन गलतियाँ होती हैं जिनसे आपको बचना होगा। सबसे पहले 1 दिन पहले ही निश्चित कर लें कि आपने अपने एडमिट कार्ड, आपने ब्लैक पेन, आपका नाम-वाम सब कुछ जो है, सब कुछ रेडी है। मतलब नाम इन द सेंस कई बच्चों ने एडमिट कार्ड लेट निकालते हैं, तब वो चेक करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उनकी कैटेगरी मिस्टेक हो गई या कुछ और चीज़ें होती हैं। इससे पूरा रिज़ल्ट बिगड़ने वाला है। बेहतर है 1 दिन पहले, मैं तो कहूँगा अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं, फटाफट चेक कर लो और जो भी गलतियाँ हैं उनको आयोग के माध्यम से सुधरवा लो, ठीक है? नहीं है, यदि सब कुछ बढ़िया है तो फिर इनको सुनो। आपको बढ़िया अच्छा-सा ब्लैक बॉल पेन जो है वो लेके रखना है, जो बढ़िया स्मूथली चले उसको थोड़ा-सा चला लेना कोशिश करना। बीते कुछ दिनों जो है कम से कम 300-400 बब्बल भरने की कोशिश करो, क्योंकि कई बच्चे एग्ज़ाम के दिन बहुत सारे बब्बल्स जो हैं, वो जो गोले होते हैं वो भर नहीं पाते। तो लगभग 400 से 500 प्रैक्टिस कर लो भरने की, ऐसी ब्लैंक शीट लेके उनको गोल-गोल कर लो। एग्ज़ाम में समय से पहले पहुँचो, टाइम एग्ज़ैक्ट कैलकुलेट करके मत पहुँचना, कम से कम 1 से 1 घंटे का बैग तो लेके रखो कि भई ये 9 साढ़े 9 से यदि आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो आप कोशिश करो कि साढ़े 8 वहीं पहुँच जाओ कैसे भी करके, नहीं भी है तो 9 बजे तो कैसे भी पहुँचो। पहले से बैठ के वहाँ एग्ज़ाम में भले किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, थोड़ा-सा रिलैक्स मूड पे रहना, क्योंकि ये ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है, हम इंटरनल फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे दिमाग में नहीं रहते। हो सकता है गाड़ी ब खराब हो गई, हो सकता है आपका सामान गिर गया ले जाते समय। ऐसी कई चीज़ें आती हैं बच्चों, जो आपको तकलीफ दे सकती हैं। ट्रैफिक मिलना, किसी से लड़ाई होना, कुछ और चीज़ें होना, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ से बचिए। उस दिन आप पहले से पहुँचिए एग्ज़ाम में, आधे घंटे पहले तो पहुँचना है कैसे भी करके। मतलब साढ़े 9 का समय है तो 9 बजे तो पहुँचना, साढ़े 9 का रिपोर्टिंग टाइम होता है आपका। समझ गए बात को? ये चीज़ हो गई।
पेन अच्छे से चला के देखना भाई साहब। जब ऑप्शन फिल कर रहे हो तो उनमें जैसा लेटर्स होते हैं उसी लेटर्स के नीचे अब तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पीएससी ने कम कर दी हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि उन चीज़ों को जो है गड़बड़ भर देते हैं। आपका पूरा मेहनत खराब होने वाली है। तो नाम, आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ, डेट, उसके बाद में सेट पेपर का, ये सब धैर्यपूर्वक भरें। कोई जल्दी नहीं होती, सफिशिएंट समय मिलता है पेपर फर्स्ट के लिए आपको। जीएस का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें पूरा सफिशिएंट समय मिलेगा जिस पर आप अच्छे से इस पेपर को कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया। एग्जाम में जब बैठे हो तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ो, आराम से इत्मीनान से उन उन प्रश्नों को करना है जो प्रश्न आपको बन जाएंगे। आप उस प्रश्न पर तुरंत दिमाग मत लगाना जो आपको नहीं बनता। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को करने जाओ जो प्रश्न तुमको बन सकते हैं। समझ गए बात को। उसके बाद में उन प्रश्नों के बाद इन प्रश्नों पे आएंगे जो आपको 50-50 बनते हैं, और फिर अपन उन प्रश्नों पे आएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं बनते। तो जो प्रश्न कर लिए उनको अगले 1 घंटे के अंदर कोशिश करना है उनके बबल्स फिल कर दो। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं हम आखिरी के 10 मिनट में बबल्स को फिल करेंगे, गोलों को भरेंगे। कई बार क्या होता है वो आखिरी के 10 मिनट में वो आपा खो देते हैं और ए लगा देंगे, बी लगा देंगे, सी लगा देंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, बबल्स गलत करके आते हैं। ये गलत तरीका माना जाता है। याद रखना, जो सभी सही कर रहे हैं वो तुम गलत करके आ जाओगे तुरंत फेल मान लेना अपने आप। तो इसलिए बढ़िया छोटा सा एक डॉट लगाना, पेन लेके क्या करना है, जैसे ए है तो ए में छोटा सा डॉट लगा दो। क्या लगा दो, ए में बिल्कुल छोटा सा डॉट मार दो वहां पे। समझ गए बात को। ताकि आपको निश्चित हो जाए, आप अपना पेपर रखो, उसी के बाद ए सी डी जो जो है एक तरफ से सबके जो है हल्के हल्के डॉट मार दो, फिर उनको बबल को फिल करने जाओ, जिससे आप रिलैक्स रहोगे कि इसका बी है इसका ए है। नहीं तो कभी कभी ऊपर नीचे देखने में भी गड़बड़ हो जाती है, इससे भी बचिए। समझ गए बात को। पेपर के दौरान यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि याद नहीं आ रहा है, पानी जरूर मंगाइए, वहां पर पानी देने की फैसिलिटी आपको रहती है। वो लोग आपको पानी पिलाएंगे। उसके पीछे एक जो है साइंटिफिक रीजन होता है कि ऑक्सीजन लेवल आपके जो है बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। जितना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा उतना आप फ्रेश महसूस करेंगे, उतना ही आप जो है अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ज्यादा मत पीना कि, समझ गए बात को। इतना भी नहीं पी लेना कि भागना पड़े, नहीं तो पूरी चेकिंग करवाई जाती भयंकर तरीके से, तो तुम डर जाओगे उस चेकिंग में। समझ गए बात को। पहले थोड़ा सा कम था, अब वेटेज बहुत हो गया, बहुत कुछ चेक हो सकता है कई बार, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। समझ गए बात को। तो इतना भी नहीं पीना कि जाना पड़े बीच में, कम पीजिए, आराम से रहिए। तो ये बात हो गई इनके। नेक्स्ट प्रश्न। सी सेट को लेकर भी बच्चे दुविधा में रहते हैं, जैसे कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं, मैथ्स रीजनिंग आदि का डर। अमीशा, पूनम और अलीसा जैसे विद्यार्थियों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल सही बात है। सी सेट जो है आपके लिए बिल्कुल अच्छा पेपर होता है, पर इस बार जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ जरूर बातें ध्यानपूर्वक उनको जो है सुन के चाहिए। सबसे पहले जो है आपको इस बात को समझना होगा कि सी सेट इस बार क्वालिफाइंग ही है। सिर्फ क्या है क्वालिफाइंग, क्योंकि फॉरेस्ट वाला ऑप्शन इस बार शायद नहीं भर गया है, क्योंकि आपका जो है स्टेट पीसीएस और उसी के साथ साथ जो है आपका फॉरेस्ट वाला पेपर दोनों आपका आता था एक साथ, पर इस बार वो नहीं आया है। दैट मीन्स आपको इस बार सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप ज्यादा नंबर ले आओ, अच्छी बात है, कोई दो राय नहीं है, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो सी सेट में अच्छे से नंबर कैसे लाने हैं उनको ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति सी सेट के लिए डर में रहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि कथन और कारण वाले जो प्रश्न आते हैं उनको उन्हीं पर दिए गए डेटा के अनुरूप सोचना, उसमें अपनी बुद्धि मत चलाना। कुछ बच्चे जो कथन और कारण दिए रहते हैं उसमें अपना दिमाग चलाते हैं, वहां से उसके ऑप्शन हो जाते हैं गलत। आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पे उनका आंसर कंक्लूड करो। मैथ्स चूंकि बहुत समय से छोड़ चुके होते हो तो मुझे भी पता है मैथ्स कई बार आपको दिक्कत देती है, तो मैथ्स वाले पोर्शन को जल्दी आप नहीं उठाना वहां पे। रीजनिंग आई थिंक सभी बच्चों की अच्छी रहती है। बच्चों इस बात को याद रखो, इतने भी गधे नहीं हो कि ये ना पता कर पाओ कि ये जो है कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, या मैं आपसे ये कह दूं कि एंगल्स के साथ जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो आपसे पूछ रहा है, तो ये बन जाता है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा फोकस करना। रीजनिंग जैसे वो आता है कि बोले कि सभी पेन जो है कलम है, सभी कलम जो है दवात है, इस तरीके से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो वो भी आपको बन जाएंगे। ठीक है। उसके साथ यदि इन सब से डर लग रहा है तो सबसे पहले पूरे पेपर में ढूंढना है अपने को हिंदी के प्रश्न। किसके प्रश्न ढूंढने हैं? हिंदी के प्रश्न। गोल्डन रूल है सी सेट का, ध्यान से सुन लो। हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे जो सबसे बनते हैं, तुमसे भी बनेंगे। कुछ नहीं करना रहता, फटाफट उन 20 प्रश्नों को देखो, पैसेज को पढ़ो। पैसेज पढ़ने से पहले मैं कहूंगा तुम क्वेश्चंस को पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो, अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा।
इतना आसान रहता है। वो 20 प्रश्न सही हैं, बचे 80 प्रश्न आपके। 80 में से आपको कम से कम जो है मान के चलिए 33 प्रश्न सही करने हैं। मैं तो कह रहा हूँ 20 ऐसे ही सही कर लोगे। 13 प्रश्न सॉरी सही करने रहते हैं 80 में से, तो 80 में से 13, तो आप उसको जो है कैसे भी करके 20 प्रश्न सही आपके जाएँगे ही जाएँगे। तुक्के भी मारोगे तो सही चले जाएँगे। समझ गए? पर तुक्के नहीं मारना है, कोशिश ये करना है कि हम इन 20 प्रश्नों को बिल्कुल एक्यूरेट करें और बचे हुए जो प्रश्न हैं, उनमें से कम हम 20 प्रश्न और सही कर लें। आपको पास तो बोले आराम से हो रहा है, कोई फेल नहीं कर रहा है। समझ गए बात को? सी-सेट में। तो ये रहा सी-सेट का गोल्डन रूल। आई होप आपको जो है अब इसको आप अच्छे से शेयर कर देंगे, अपने मित्रों तक पहुँचा देंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है सबसे यूनिक, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी प्रश्न कि सर एक सिविल सेवक और एक एस्पिरेंट में कितना अंतर होता है? थोड़ा-सा सेशन खिंच रहा है पर फटाफट सुन लो, ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि आपके जीवन में ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। एक सिविल एस्पिरेंट की यदि मैं आपसे बात करता हूँ और एक सिविल सेवक की बात करता हूँ, दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है। ज़मीन-आसमान का भी कई बार कह सकते हो। आप जिस कंडीशन में खड़े हो, वो एक एस्पिरेंट की कंडीशन है। यहाँ पर जीवन एन्जॉय करने वाला भी है, आप बहुत कुछ जीवन को एन्जॉय कर सकते हो, आप स्टडी को एन्जॉय करते हुए करिए। आप जो है ना एक स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हैं, तो इसी की वजह से आप पास भी नहीं हो रहे हैं। एन्जॉय का ये भी मतलब नहीं है कि चलो रे बैग उठाओ, घूमने चलते हैं, घूम के आते हैं, 2-4 टूर लगाते हैं, चाय सुट्टा मारते हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ रोको अपने आप को। समझ गए बात को? वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने जब पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, उसमें थोड़ा-सा डूब जाइए। उसको आनंदित होके पढ़िए। ये नहीं कि मुझे रट्टा मारना है। आप सोचिए सब्जेक्ट कितना अच्छा है। आपको कितने अच्छे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं पीएससी में। एथिक्स जैसे सब्जेक्ट है। मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती है। अधिकारी ईमानदार कैसे हो, उस पे चर्चा होती है। आपको संस्कारों के बारे में जानने को मिलता है। आपको साइंस एंड टेक के बारे में जानने को मिलता है। आपको इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो वाक़ई में आपके सब्जेक्ट बहुत यूनिक डिज़ाइन करे गए हैं। तो इन सब्जेक्ट को एन्जॉय भी तो करिए जीवन में कभी। लोड लेके पढ़े जा रहे हो, लोड लेके पढ़े जा रहे हो जीवन में। क्या होगा जीवन में? कुछ नहीं हो रहा है। ना पढ़ रहे हो, ना पास हो रहे हो। तो समझो दूसरा, एक सिविल से जो एस्पिरेंट होता है या नॉर्मल हम बोल देते हैं जो एस्पिरेंट है बच्चों, वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने ऊपर हर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार है। आपका ये जीवन इसलिए तो मिला है। आप जितने बेहतर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना जीवन में आगे जाएँगे। अब एक्सपेरिमेंट वो साइंस एंड लैब वाले मत करना, साइंस वाले तो और कतई मत करना भाई साहब। समझ गए बात को? गलत मीनिंग कहीं पर ना ले जाएँ और गलत भी कहीं पर जो है जोड़ने की कोशिश ना करें शब्दों को। मैं यही कह रहा हूँ कि आप खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, खूब जो है आप जितना कर सकते हैं कार्यों को करिए। आप कर सकते हैं क्योंकि यही वो ऐज है, जहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ प्राप्त भी कर सकते हो। यहाँ नहीं करोगे, आने वाले समय में ना तो वो ऐज होती है, ना तो वो माइंडसेट होता है, ना तो वो आर्थिक स्वतंत्रता होती है। कुछ लोग बोलते हैं शादी के बाद कर लेंगे, पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो जो कुछ बिरले लोग हैं, वही कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते। गलती में मत रहना, समझ गए? सबकी पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं रहती, सबको एक जैसी सुविधाएँ नहीं मिलती, सबको एक जैसा परिवार नहीं मिलता, तो ये आपके मन की गलतफ़हमियाँ उनको दूर कर लीजिए अभी। अभी आप जितने फ्री हो, उतने फ्री जीवन में कभी नहीं हो सकते, तो जो अभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। और जब आप इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, इन्हें सारी मेहनत के बेसिस पे आगे जाकर पास होते हो, सेलेक्ट होते हो, तब आप जो है एक अधिकारी बनते हो, वो जो सोने में सुहागा होता है। एक अधिकारी आज आपने कभी किसी अधिकारी को देखा कि बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा हो, फटे कपड़े पहन के घूम रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ऐसे कहीं पर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। अधिकारी को बड़ा सिस्टमैटिक जीवन जीना होता है। तो आप भी वो सिस्टमैटिक जीवन अभी से करिए ना। तो आप ये गैप को खुद कम करेंगे। आप सोचते हो जब बन जाएँगे तब करेंगे, तभी तो आपके बीच का और उसके बीच का अंतर खत्म नहीं हो रहा है आज तक। जो सोचता नहीं है वो बनता नहीं है, जो सोचता नहीं है वो बनता नहीं है। तुम्हारी उम्र में तुम्हें याद भी अच्छे से होता है और तुम कर भी सकते हो। दूसरी चीज़ें तुम सारी चीज़ें याद कर लेते हो तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है तुमसे? तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ जिन्होंने ली हैं वो अपने काम कर रहे हैं, माँ-बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और वो पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। तो अब आपकी बारी है कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की। तो यकीन मानो जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन सारे गम साइड हो जाएँगे। उस दिन सारी शिकायतें दूर हो जाएँगी, उस दिन सारी चिंताएँ दूर हो जाएँगी। क्या तुम्हें नहीं लगता बड़ी-बड़ी जगह पे घूमो?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि बड़ी वर्दी अच्छी खासी कसी हो, कंधे में तुम्हें सितारे दिख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बड़ी जिम में जाओ, बड़ी जगह कॉफी पियो, बड़े टूर पे जाओ, गाड़ी तुम्हारी चले, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ? तो पहले सोचो तो। सोच ही नहीं आ रही है, विकसित ही नहीं कर पा रहे हो, जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? दिल चुप जाना चाहिए, बगल में मध्य प्रदेश शासन और डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी निकल जाए कहीं से, चुप जाया है। ये होती है बात। करके देखो थोड़ा बच्चों, बन जाओगे। तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। सबसे पहले अपने अंदर उस जज्बे को निकालो, रखो कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तुम जरूर करोगे, तुम जरूर करोगे। समझ गए बात को? करके दिखाना है, तुमने ठाना है, तुम आए थे इस फील्ड में, तुम्हें ही करना होगा। हमारे टाइम पर वो कभी लोग नहीं मिले जिन्होंने एक बेहतर मार्गदर्शन दिया। आज का वो जमाना है बच्चों, जब तुम्हें सस्ती फीस पे सारी चीजें मिल रही हैं, गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर चीजें मिल जाती हैं। कई बार हो सकता है कुछ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हों, कोर्स ना होना, या एक शिकायतें हैं, ये चलेंगी जीवन भर। पर तुमने क्या वाकई में मेहनत करी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्या तुम वहां जुड़े जहां जुड़ना था, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो इन सबको तुम्हें समझना होगा और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ये है कि क्या बच्चों के लिए कुछ आईएएस एकेडमी का योगदान भविष्य में क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे? देखिए, जिस दिन भी इस पूरे चैनल को शुरू करा गया था, एक शॉर्ट्स पड़ा होगा मेरा, उसको चेक करना आप। मथुरा वृंदावन से श्री राधा रानी की कृपा से मैंने अनाउंसमेंट करा था। उस अनाउंसमेंट को सुनना कभी, जब भी हो। दूसरा, नहीं सुनने का मन हो तो इस चैनल का सबसे पहला ऑप्शन चेक करो, जो आपका फ्रंट पेज होता है जहां पर लिखा रहता है कि कोर्स आईएएस एकेडमी, उसको एक बार पढ़ के देखो। तुम्हें यकीनन समझ में आ जाएगा कि मेरी मंशा क्या है। और नहीं आ रहा है तो तुम पढ़ने लायक अभी नहीं बन पा रहे। तो कुछ आईएएस एकेडमी ने आपके लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च करे थे, कुछ योगदान देना चाहा था। अभी तक मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, इस बार मैंने 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ली थी। इन 3 सब्जेक्ट आपको कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे अब मेरे हिसाब से। अतुल सर की आर्थिक पाठशाला बहुत मिनिमम कॉस्ट पे सारे कोर्स लॉन्च करे थे बच्चों। इसी के साथ-साथ लक्ष्य जो भेदना है, इसी के साथ-साथ कॉम्बो बैच हमारे पूरे इसका सबसे यूनिक बैच था, और उसी के साथ-साथ अर्थशास्त्र या उद्यमिता। ये 4 बैच लॉन्च करके मैंने एक एक्सपेरिमेंट करे थे। वो एक्सपेरिमेंट जो तुम्हें कोई नहीं करके देगा। कंटेंट दिया, कॉन्सेप्ट दिया, अपनी ओरिजिनल कॉपी दे दी। कोई भी फैकल्टी चेक कर लो, अपनी ओरिजिनल कॉपी नहीं दे रहा अभी तक तुमको। जिस सब्जेक्ट को लूंगा, मैंने बोला था उस सब्जेक्ट में इतना आपका जो है ढाढ़स बांध दूंगा कि उस सब्जेक्ट में डर नहीं लगेगा आपको। ब्लैक बुक भी इस बार 1 महीने पहले रिलीज करी है मैंने आपके लिए। कहने का ये मीनिंग है कि आप इसके बाद भी यदि मेंस में कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि प्री तो हो गया मेरे हिसाब से गया, मेंस में आपको लगभग 400 नंबर, और बाकी तो मैं मदद करूंगा ही, मतलब मेरा तो मानना है मैं तुम्हें 700-800 नंबर तक ले जाऊं, पर बिना तुम्हारे सहयोग के इस संस्थान की जिम्मेदारियां भी घटेंगी। धीरे धीरे कुछ आईएएस परिवार 1000 का हो रहा है। ज्यादा नहीं, 2-3 महीने ही है, 2-3 महीने में 1000 का हो गया। दैट मीन्स तुम लोग साथ तो दे रहे हो, पर साथ तब दो अच्छे से जब पूरे तरीके से विधिवत जो है साथ में आ जाओ, दिखाओ कि हम आपके साथ में वाकई में हैं। जो भी सेशन को सुन रहा हो सबके लिए रूल एप्लीकेबल है, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको आंसर राइटिंग की क्लासेस भी दूंगा, अपनी ओरिजिनल कॉपियां भी दूंगा, उन कॉपियों से तुम्हें पास भी करवाऊंगा, बशर्ते सारी चीजें एप्लीकेशन पे करवाऊंगा। मैं फ्री के भंडारे पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, मैंने आपको फिर से बोला है, क्योंकि लोग वैल्यू नहीं करते। मैं फ्री में तो सब कुछ दे दूंगा, आज भी देने को तैयार। तो मेरी वैल्यू करना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं, हिंदुस्तानियों की फितरत है। जब भी फ्री में मिला है लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं करी। और सस्ता बोल के मैं चूतिया नहीं बनाता, सस्ता बोल के चूतिया नहीं बनाता। मैंने पहले दिन ही अपना स्टेटमेंट दिया है, जिस दिन कोर्स लॉन्च करा था, कि मैं जो भी वसूलूंगा आपसे वो सबसे कम ही होगा, पर मेरी मेहनत का होगा, क्योंकि वो मुझे लगेगा। जो चीज मुझे लगेगी नहीं वो तुम्हें कैसे मिलेगी, खुद से सोचो। मैं लॉस पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के बंद करना पड़ेगा। इससे बेहतर है मैं पहले स्टेटमेंट शुरू दिन से यूज कर रहा हूँ कि मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा आपको, जो भी दूंगा अपनी मेहनत का दूंगा, और उस मेहनत से तुम्हें पास भी कराऊंगा। तुम साल भर दुनिया में भटके, 1 साल मेरे साथ तैयार हो जाओ। 1 साल में हर एक सब्जेक्ट में इतना कॉन्फिडेंट दूंगा कि तुम सब्जेक्ट देख के कभी डरोगे नहीं।
हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की ओरिजिनल कॉपी दी है अपने आप की। देखो अभी हाल ही में एसआई का सिलेबस आया, जिन भी व्यक्तियों को यदि लेस मात्र का संदेह होगा ना, ये मेरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूं, अब आपको दिख रही होगी, इसको चेक करो, जाके देखो कि 150 नंबर में से लगभग 120 नंबर तुमको दिलाने का मैं वादा कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 150 भी आ सकते हैं यदि तुमने अच्छे से तैयारी करी। मैंने सारी चीजें बड़े आराम से दी हैं, कुछ सेशन अभी बाकी हैं। आगामी जैसे ही ये प्री एंड होगा, इसके बाद इसके ये सेशन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने जानबूझ के रोक रखा है ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और यूनिक बनाएं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप एक बार मेरे साथ आइए, मैं आपको हर संभव मदद करने को तैयार हूं, पर हाँ जल्दी आइएगा। जितनी लेट करोगे उतनी लेट समस्याएं बन सकती, ये बात भी है। समझ गए बात को? क्योंकि ज्यादा पढ़ना पड़ता है मेरे साथ, इतना याद रखना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा ना पढ़ना पड़े, साथ में चलोगे तो आगे बढ़ोगे। और इस आधार पे मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा दी। मैंने आपको समय से पहले कंटेंट दे दिए, कॉन्सेप्ट दे दिए, सारी चीजें बता दी। इसके आधार पर अब आप पास हो जाए। आगामी दिनों में एक दो क्लासेस और जो मेजर इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको सेशन पर जो है या चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन की क्लासेस आपको दी जा रही हैं भविष्य में आपको एक दो दिनों के लिए, ताकि आप उनका भी कुछ सदुपयोग कर लें। और मैं कहूंगा अच्छे से तैयारी करके जाना, इस बार आपको करके दिखाना है। मन में ठान लो, शांत रहो, धैर्यपूर्वक काम करो। आने वाले दिनों में बाबू सोना बिल्कुल नहीं करना। कुछ हो जाए ज्यादा परेशान नहीं होना, दुनिया इधर उधर हो जाए चलने दो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तुम्हारा पेपर यदि अच्छे से हो गया तो तुम कुछ कर लोगे, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय करा होगा, मेरी बातों को समझेंगे। मेरी बातें आपको कैसी लगी इन पर भी अपनी राय जरूर दें। उसी के साथ साथ अपने मित्रों तक इस सेशन को जरूर शेयर करो। सारे अभ्यर्थी जो एग्जाम को दे रहे हैं, जो देने वाले हैं, जो बैठेंगे, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कुछ आईएएस एकेडमी आपके लिए अभी से सारी मेहनत करके दे चुका है। मैंने आपको जो है जो बेहतर डेटा उपलब्ध कराना था वो करवा दिया है। मेरी तरफ से आपको हर संभव सहयोग मिलेगा। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न पनप रहे हो, कमेंट बॉक्स रहेगा, उसमें कमेंट करके भेज देना मुझे, मैं फटाफट कोशिश करूंगा उनके रिप्लाई दे दूं। और आपका 16 फरवरी का जो एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से जाइए, और जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल जरूर रखना बच्चों। बीते दिनों में बीमार नहीं पड़ना है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, शांत रहना, पेपर अच्छे से देना, और पेपर देने के बाद जरूर बताना हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथियों।